सुपर सफलता के 25 सुपर नियम बाय ओ.जी. मैंडिनो। अब इस किताब का अधिकतम फायदा कैसे उठाएं? इस सवाल का जवाब यही है कि इसे शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ डालें। किसी भी पार्ट को न छोड़े। आज आप जो कुछ है और आप क्या कुछ बन सकते हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये किताब बहुत सोचने विचारने के बाद एक व्यवस्थित क्रम में पेश की गई है। आपका परिचय यूं अब ज्ञान की दौलत से होने वाला है, तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप इस ज्ञान को घूट घूट पिए। पाठ का सर्वाधिक फायदा प्राप्त करने के लिए मैं सलाह दूंगी कि आप हर रोज एक पाठ पढ़ने की आदत बना ले। जहां तक संभव हो, इस एक पाठ को रोजाना रात के समय सोने से पहले पढ़े। जब आप अपने अवचेतन मन को किसी काम में लगाते हैं तो शानदार घटनाएं होने लगती है। सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपको ये देखकर हैरानी होगी कि रात को जो आपने ज्ञान की खुराक ली थी, उसमें से आपके दिमाग ने काफी कुछ सहेज कर रख लिया है। जल्दबाजी मत करो। पूरे पाठ सेमेस्टर में धैर्यपूर्वक आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, जैसा कि एक सामान्य यूनिवर्सिटी करियर में होता है। इसके अलावा ग्रेजुएट स्तर के 2 अतिरिक्त सेमेस्टर होंगे ताकि आप सफलता हासिल करने के बाद उसके साथ अपना संतुलन बिठा सके। ऐसा इसलिए भी ताकि सफलता आपके सिर चढ़कर ना लगे। यदि आप एक महिला है तो कुछ पाठ आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन इस परेशानी को अपने रास्ते की बाधा न बनने देना। आमतौर पर ये विशेष पाठ इस सदी के उत्तरार्ध में लिखे गए थे, उस समय से काफी पहले जब आदमी और औरत के लिए खुशी के पैमाने अलग अलग तय किए जाते थे। आपको केवल एक बात याद रखनी है कि यदि कहीं कोई पूर्व ग्रह है भी तो वो किसी युग विशेष की घटनाओं का परिणाम है। भगवान का शुक्र है कि सफलता अब किसी लिंग विशेष का एकाधिकार नहीं है। सफलता पर जितना पुरुषों का हक है, उतना ही महिलाओं का भी है। एक और बात, यदि संभव हो सके तो खुद को उस जाल में फंसने से बचाने का प्रयास करें जहां आप किसी अन्य कहानी जीनो। अब इस किताब का अधिकतम फायदा कैसे उठाएं? इस सवाल का जवाब यही है कि इसे शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ डालें। किसी भी पार्ट को न छोड़े। आज आप जो कुछ है और आप क्या कुछ बन सकते हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यह किताब बहुत सोचने विचारने के बाद एक व्यवस्थित क्रम में पेश की गई है। आपका परिचय यूं अब ज्ञान की दौलत से होने वाला है, तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप इस ज्ञान को घूट घूट पिए। पाठ का सर्वाधिक फायदा प्राप्त करने के लिए मैं सलाह दूंगी कि आप हर रोज एक पाठ पढ़ने की आदत बना ले। जहां तक संभव हो, इस एक पाठ को रोजाना रात के समय सोने से पहले पढ़े। जब आप अपने अवचेतन मन को किसी काम में लगाते हैं तो शानदार घटनाएं होने लगती है। सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपको ये देखकर हैरानी होगी कि रात को जो आपने ज्ञान की खुराक ली थी, उसमें से आपके दिमाग ने काफी कुछ सहेज कर रख लिया है। जल्दबाजी मत करो। पूरे पाठ सेमेस्टर में धैर्यपूर्वक आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, जैसा कि एक सामान्य यूनिवर्सिटी करियर में होता है। इसके अलावा ग्रेजुएट स्तर के 2 अतिरिक्त सेमेस्टर होंगे ताकि आप सफलता हासिल करने के बाद उसके साथ अपना संतुलन बिठा सके। ऐसा इसलिए भी ताकि सफलता आपके सिर चढ़कर ना लगे। यदि आप एक महिला है तो कुछ पाठ आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन इस परेशानी को अपने रास्ते की बाधा न बनने देना। आमतौर पर यह विशेष पाठ इस सदी के उत्तरार्ध में लिखे गए थे, उस समय से काफी पहले जब आदमी और औरत के लिए खुशी के पैमाने अलग अलग तय किए जाते थे। आपको केवल एक बात याद रखनी है कि यदि कहीं कोई पूर्व ग्रह है भी तो वो किसी युग विशेष की घटनाओं का परिणाम है। भगवान का शुक्र है कि सफलता अब किसी लिंग विशेष का एकाधिकार नहीं है। सफलता पर जितना पुरुषों का हक है, उतना ही महिलाओं का भी है। एक और बात, यदि संभव हो सके तो खुद को उस जाल में फंसने से बचाने का प्रयास करें जहां आप किसी अन्य कहानी या उपन्यास की तरह ही इस किताब को लापरवाही पूर्ण तरीके से पढ़ने की सोचे। इस किताब के आपके अध्यापक बेहद ऊर्जावान और सर्वाधिक प्रेरित इंसान हैं और हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि आप कहीं उनके तेजस्वी व्यक्तित्व, उनके ओज, उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित न हो जाए और उनकी कही बातों को मनोरंजन के रूप में न ले ले। ऐसे में आप ये भी भूल सकते हैं कि आप यहाँ किस मकसद से आए हैं, किस मकसद से उनके व्याख्यानों को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं।
आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप सफलता के लिए आवश्यक उपकरणों की तलाश में यहां तक पहुंचे हैं। इन खतरों, आशंकाओं से आप कैसे बचेंगे? एकदम आसान है। जब भी आप इस किताब को खोलें तो ये निश्चित रहे कि आपके हाथ में कोई पेन या पेंसिल हो। वैसे सामान्य शिक्षा के लिए जितने भी स्कूल हैं, उसके विपरीत इस यूनिवर्सिटी में कोई ग्रेजुएशन समारोह नहीं होगा। न कोई ऐसा डिप्लोमा दिया जाएगा जो ये बताएगा कि आपने कोर्स में क्या सीखा। न ही कोई फाइनल परीक्षा होगी और ना ही कोई डिग्री दी जाएगी। आपके प्रयासों से आपको केवल एक पुरस्कार मिलेगा, और ये पुरस्कार होगा कि शांति और संतोष तथा आत्मगौरव की भावना के संदर्भ में आप अपने जीवन को बेहतरी के लिए कितना बदल पाए। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां लोगों ने एक किताब पढ़कर अपनी जिंदगी में नए युग की शुरुआत की। हम चाहेंगे कि अंत में आपका नाम भी उस प्रभावशाली सूची में शामिल हो और आप भी जिंदगी में बदलाव लाने वाले महान लोगों की सूची में शामिल हो, लोगों का मार्गदर्शन कर सके। लेकिन ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए जिंदगी नहीं जी सकता। कोई दूसरा आपके लिए सफलता हासिल नहीं करेगा। ये आपकी चाल है। अमेरिका ने अब तक फिनियास टेलर बर्नम से ज्यादा बड़ा कोई शोमैन नहीं देखा होगा। अगर वे नहीं होते तो होरेशियो एल्जर ने उन्हें रेक्स टू रिचेस नामक की श्रृंखला में हीरो बना दिया होता। एक किराना क्लर्क जिसने सिर्फ ग्रामर स्कूल तक शिक्षा पाई हो, ऐसे शुरुआत से पीटी बर्नम ने धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा सर्कस बनाया, जिसका नाम रखा गया द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। द लाइफ ऑफ पीटी बर्नम नामक स्वरचित पुस्तक में सफलता पाने के लिए बर्नम के कुछ नियत रास्ते बताए हैं, और उन्हें पता था कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी है। वे सारी सलाहें अभी तक मानी जाती है। एक बार जब उन्हें एक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने अपनी पुस्तक से सफलता के नियम पाठ का उल्लेख किया, और उनका वो लेक्चर इतना प्रसिद्ध हो गया कि वे उसे पैसे प्राप्त करने की कला कहने लगे। पीटी बहुत समझदार थे। वे अपने ही अनुभवों से प्रमोटर और फिर एक राजनेता बन गए, और उन्हें पता था कि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सुनने के लिए जनता कभी नहीं थकती, और वो है पैसा। ये पाठ उनके पैसे नामक पाठ से लिया गया है। हालांकि इसमें पहले अमेरिका के युवा लोगों को उद्बोधित किया गया है कि उन्हें सिखाया जा सके किस प्रकार चरित्र निर्माण एवं अखंडता से संपत्ति कमाई जाती है। आपकी उम्र कुछ भी हो, आप स्वयं खोज कर ये देखें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और उस स्थान तक कैसे पहुंचना चाहते हैं। जब ये पाठ पूरा समाप्त हो जाएगा तो आप धन जमा करने के मुख्य सिद्धांत को पूरी तरह समझ जाएंगे। जब तक कि आपको समझ भी जाए, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कैसे आप अपने साथ खुशियां भी लाएंगे। आपको बहुत कुछ सीखना होगा, खासकर ये सच कि सफलता का सिद्धांत कभी भी नहीं बदलता। अमेरिका में जहां लोगों से कई ज्यादा जमीन है, वहां स्वस्थ मनुष्यों के लिए पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर नई फील्ड में सफलता के कई आयाम खुले हुए हैं, ऐसे कई आयाम हैं जिसमें अभी भी भीड़ नहीं है। किसी भी लिंग का कोई भी व्यक्ति जिसे चाहे थोड़े समय के लिए ही जहां उसे आकर्षक नौकरी मिल रही है, वो उस इज्जतदार काम में शामिल हो सकता है। जो लोग असली में स्वतंत्रता चाहते हैं, उन्हें उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा और सही तरीका अपनाना होगा। अगर वे किसी चीज को पाने के लिए ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा। पैसा पाना जितना आसान लगता है, उतना ही मुश्किल उसे संभाल कर रखना है। मुझे पता है कि मुझे सुनने वाले कई लोग इस बात से सहमत भी होंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, पैसा पाने का रास्ता मील तक जाने के रास्ते जैसा सीधा सपाट है। ये एक सामान्य सी समस्या है कि अपनी कमाई से कहीं कम खर्चा करना होता है। डिकेंस नामक एक हंसमुख क्रिएशन बनाने वाले मिस्टर मिकाव बेर इस मामले को मजबूती से रखते हुए कहते हैं कि 20 पाउंड की सालाना आय वाला जो 19 पाउंड 6 पैसे खर्च करता है, वो सबसे दुखी व्यक्ति होना चाहिए। मेरे पाठक ये कह सकते हैं, हम ये बात समझ सकते हैं क्योंकि ऐसी ही अर्थव्यवस्था है और हमें पता है कि अर्थव्यवस्था ही संपत्ति है। हमें पता है कि हम अपना केक खाकर बचा नहीं सकते।
फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बिंदु पर लगभग किसी अन्य की तुलना में विफलताओं के अधिकांश मामले सामने आते हैं। पर तथ्य ये है कि अधिकांश लोग ये मानते हैं कि वे अर्थव्यवस्था को समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सच्ची अर्थव्यवस्था में आय हमेशा पार ही होती है। अगर आवश्यक है तो पुराने कपड़े थोड़े ज्यादा दिनों तक पहन ले, पुराने दस्तानों से परेशान है, पुराने कपड़े ठीक करा ले और जरूरत के अनुसार सादे भोजन पर जिए, ताकि सारी परिस्थितियों में अगर कोई अचानक दुर्घटना भी हो जाए तो आय के पक्ष में एक मार्जिन होगा। यहाँ एक पैसा, वहाँ एक डॉलर, जो जमा किया गया है धीरे धीरे जमा होता जाता है और इस तरह मनानुकूल वांछित परिणाम प्राप्त होते हैं। हालांकि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, पर एक बार जब आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं तो अनाप शनाप खर्च करने की बजाय बचत करने में आपको बहुत संतुष्टि मिलती है। यहाँ मैं खर्चे को रोकने के लिए, खासकर एक गलत अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए, आपको एक तरीका बताती हूँ। जब आपके पास वर्ष के अंत में कुछ नहीं बचता और आपकी एक अच्छी आय है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कागज के कुछ पन्ने ले और उन्हें एक पुस्तक की तरह तैयार कर ले और अपने खर्चे की हर आमद को उसमें लिखे। उसे हर दिन या हर हफ्ते 2 कॉलम में लिखे। उसमें से एक जरूरी या कंफर्ट भी लिख सकते हैं, वही दूसरे कॉलम में लग्जरी भी लिख सकते हैं। आप पाएंगे कि दूसरी कॉलम में खर्चे दुगने तिगुने एवं यहां तक कि पहले कॉलम से कभी कभी 10 गुना ज्यादा हो जाते हैं। जीवन के वास्तविक आराम का एक खर्च होता है, पर उसका मात्र कुछ हिस्सा हम कमा लेते हैं। डॉक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं, हमें अपनी नहीं दूसरों की निगाहें बर्बाद कर देती है। अगर दुनिया में मेरे अलावा सभी अंधे हैं तो मुझे अच्छे कपड़े और अच्छे फर्नीचर की परवाह नहीं करनी चाहिए। श्रीमती ग्रुंडी इस बात से डरती थी और इसलिए कई अच्छे परिवार वाले भी इसी चक्की में पिस जाते थे। अमेरिका में कई लोग ये बात दोहराते हैं कि वे स्वतंत्र है और एक दूजे के बराबर है, पर ये एक नहीं कई संदर्भों में गलत है। एक तथ्य यही सही है कि हम स्वतंत्र एवं समान हैं, क्योंकि हम ऐसे ही पैदा हुए हैं, पर हम अमीर पैदा नहीं हुए हैं और सब के सब अमीर कभी भी हो नहीं सकते। कोई कह सकता है कोई व्यक्ति है जिसकी आय $50,000 प्रतिवर्ष है। मैं उस व्यक्ति को तब से जानता हूं जब वो मेरी ही तरह गरीब था। आज वो अमीर है और स्वयं को मुझसे बेहतर मानता है। मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं भी उसकी ही तरह बेहतर हूं। मैं जाऊंगा और अपने लिए एक घोड़ा एवं एक छोटी गाड़ी खरीदूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर मैं जाऊंगा और अपने लिए एक गाड़ी किराए पर लेकर उसे इस दोपहर में उसी रोड पर चलाऊंगा जहां वो चलाता है और ये साबित करूंगा कि मैं भी उसकी तरह अच्छा हूं। मेरे दोस्त, तुम्हें इतनी परेशानी लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम बहुत आसानी से ये साबित कर सकते हो कि तुम उसकी ही तरह अच्छे हो। बस उसके लिए तुम्हें उसकी ही तरह अच्छा व्यवहार करना होगा। पर तुम किसी को भी ये विश्वास नहीं दिला सकते हो कि तुम उसकी तरह धनवान हो। इसके अलावा अगर तुम इन सब बातों को हवा दोगे और अपना समय और धन दोनों खर्च करोगे तो आपकी गरीब बीवी घर में अपने हाथ घिसेगी और एक बार में 2 आउंस की चाय खरीदेगी और अन्य चीजें भी उसी अनुपात में खरीदेगी जिससे आप अपनी मौजूदगी दिखाते रहे। आखिरकार किसी को भी धोखा ना हो। पुरुष एवं महिलाएं अपनी अपनी मौज में संतुष्ट रहते हैं और ऐसे में उनके लिए अपने फालतू खर्चों को कम करना मुश्किल होगा। उन्हें एक छोटे से घर में रहने में मुश्किल होगी क्योंकि उन्हें इसकी आदत नहीं है। साथ ही छोटे फर्नीचर, छोटी कंपनी, कम कीमत के कपड़ों, कम सेवकों, कुछ ही पार्टियां, थिएटर जाना, कैरेज में घूमना, मजेदार छुट्टियों पे जाना, सिगार पीना, शराब पीना और अन्य खर्चे चलाना उनके लिए मुश्किल होगा। पर अगर वो घोंसले में अंडे, या दूसरे शब्दों में कहे तो ब्याज पर एक छोटी सी राशि लगानी है, या उन्होंने किसी छोटी सी जमीन में निवेश किया है, तो वे इस तरीके से अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुधार कर अपने इस छोटे छोटे निवेश से बहुत कुछ जमा कर सकेंगे। पुराने कपड़े, पुरानी टोपी एवं ड्रेस इसका एक जवाब है। क्रॉटन या झरने का पानी किसी शैंपेन से ज्यादा अच्छा लगेगा। किसी बेहतरीन कोच में घूमने से ज्यादा अच्छा ठंडे पानी से नहाना या पैदल चलना मजेदार लगेगा। लोगों के बीच बातचीत, परिवार के लोगों के बीच कुछ पढ़ना या 1 घंटे के लिए आंख मिचौनी
या हंट द स्लीपर खेल खेलना किसी 50 या $500 की पार्टी से कहीं ज्यादा मजेदार रहेगा। जब इन खर्चों में अंतर दिखना शुरू होगा तो बचत के मजे दिखने जरूर लग जाएंगे। हजारों लोगों को गरीब रखा जाता है, हजारों लोगों को इस जीवन में काफी समर्थन दिया जाता है जिससे वे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सके, जिससे वो एक बड़े तरीके से अपने प्लान को हासिल कर सके। कुछ परिवार तो हर साल $20,000 खर्च करते हैं तथा कुछ और तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कम खर्चे में जिया कैसे जाता है। वही कई लोगों को उसी राशि के 20वें भाग के बराबर की आय में एक पक्की नौकरी मिलती है। समृद्धि बुरे दिनों की अपेक्षा बहुत ही गंभीर है, खासकर अचानक से मिलने वाली समृद्धि। ये बहुत जल्दी आती है और चली भी जाती है, और साथ ही एक पुरानी और सही कहावत भी है, इंसान के गर्व एवं फालतू के ढकोसले जब पूरी तरह से उड़ने लगते हैं तो दुश्मन बनकर ये लोगों की धन संपदा बर्बाद कर देती है। चाहे वो संपत्ति छोटी हो या बड़ी, सैकड़ों की या लाखों की। अधिकांश लोग जब सफल होने लगते हैं तो अपने विचारों को फैलाने लगते हैं और साथ ही वे उस समय तक अपनी विलासिता पर खूब खर्च करते हैं जिससे कुछ ही दिनों के भीतर उनकी आय खत्म हो जाती है और वे लोगों के बीच में बार बार मजाक का पात्र बनते हैं और सनसनी बन जाते हैं। मैं एक ऐसे सफल व्यक्ति को जानता हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि उनकी पत्नी ने एक नया एवं सुंदर सा सोफा खरीदा। उन्होंने बताया कि उस सोफे की कीमत $30,000 थी। जब वो सोफा घर में पहुंचा उसके लिए घर में उससे मिलती जुलती कुर्सियां भी चाहिए थी, फिर साइड बोर्ड, कारपेट और मेजे भी जरूरी थे। फिर इस तरह पूरा ही फर्नीचर आ गया। बाद में देखा तो पता चला कि ये घर काफी छोटा है और फर्नीचर के लिए भी पुराना सा है, तो इन खरीदी गई चीजों के लिए नया घर बनाया गया। इस तरह मेरे दोस्त ने बताया कि 30,000 के एक सिंगल सोफे के खर्चे के लिए मेरे ऊपर नौकरों व आवश्यक खर्चों की बरसात हो गई और इस प्रकार पूरा खर्च बढ़कर $11,000 पहुंच गया। जहां 10 साल पहले हम एक अच्छी आराम की जिंदगी गुजार रहे थे और कम खर्चे में खासकर कुछ $100 में ही जिंदगी बिता रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि सच्चाई तो ये है कि इस सोफे ने मुझे दिवालियापन की कगार पर सबसे ऊपर रखा और चकाचौंध को नजरअंदाज करते हुए मैंने प्राकृतिक इच्छाओं के बारे में ही बिल्कुल भी नहीं सोचा। पैसा कई दफा हमारी नजर को धुंधला कर देता है। अगर हम अपनी जीवन में स्पष्टता चाहते हैं तो हमारा नजरिया बदलना थोड़ा जरूरी है। युवा वर्ग के लोगों को अपनी जिंदगी शुरू करते समय कर्ज लेने से बचना चाहिए। ये इतनी बुरी चीज है कि जिस कारण लोग धीरे धीरे एक भारी कर्जे के बोझ तले डूब जाते हैं। इससे आदमी नौकरों जैसे हालत में पहुंच जाता है। फिर भी हम कई युवकों को उनके युवापन में कर्जे के बोझ तले पा सकते हैं। वो अपने दोस्त से मिलता है और कहता है, इसे देखो, मुझे लगता है कि मैं ये नया सूट खरीद लूंगा। वो उतने ही कपड़ों को देखता है जितना उसे दिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है, अगर वो उसका भुगतान करने में सक्षम हो जाता है तो वो फिर से भरोसा करता है। हालांकि वो ऐसी आदत अपना रहा है जिससे वो जिंदगी भर गरीबी रेखा में ही रहेगा। कर्जा आदमी से उसका स्वाभिमान छीन लेता है और वो आखिरकार स्वयं से घृणा करने लगता है। उसने अभी तक जो भी खाया है, पहना है, उसके भुगतान के लिए उस पर चिल्लाया जाता है और फिर उसे बुलाया जाता है। उसके पास पैसे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे कहीं ना कहीं सही कहा जाता है कि वो मरे घोड़े के लिए काम कर रहा है। मैं उन व्यवसायियों की बात नहीं कर रहा जो पैसा देकर सामान खरीदते एवं बेचते हैं या जो भुगतान कर चीजें खरीदते हैं और लाभ कमाते हैं। एक शांति प्रचारक ने अपने किसान बेटे से कहा, जॉन, कभी भरोसेमंद न होना। अगर किसी चीज पे भरोसा करना है तो खाद पर भरोसा करो, क्योंकि ये वापस भुगतान करने में मदद करती है। मिस्टर बीचर ने एक युवा से कहा कि अगर कर्ज लेना ही है तो एक छोटी राशि के लिए लो जो आप किसी जमीन खरीदने के लिए खर्च कर रहे हो। उस युवक ने कहा, कर्ज तभी लूंगा अगर जमीन खरीदूंगा और फिर शादी करूंगा। वो इन दिनों चीजों को एकदम साफ रखना चाहता है, अन्यथा कुछ भी नहीं करेगा। ये किसी हद तक सुरक्षित भी हो सकता है, पर अपने खाने पीने पहनने के लिए कर्ज लेना छोड़ा जा सकता है। कुछ परिवारों की बुरी आदत होती है कि वो स्टोर में क्रेडिट चलाते हैं।
इसलिए अक्सर ऐसी चीजें खरीदते हैं जिसका अक्सर कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। कुछ मामलों में पैसा आग की तरह है। ये एक बहुत अच्छा सेवक है, पर बहुत ही खतरनाक मालिक भी है। जब आप इस पर मास्टरी करते हैं, जब आपके ऊपर ब्याज चढ़ता रहता है, तो आपको बहुत बुरी तरह गुलामों की तरह लगेगा। पर अगर पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तो यह आपके लिए दुनिया का सबसे आज्ञाकारी सेवक बनकर रहेगा। ये कोई ऐसा नौकर नहीं है जो स्वामी के निरीक्षण में ही अच्छा काम करे। अगर पैसे को सुरक्षित रूप से ब्याज पर रखा जाए, तो वो जीवित या मृत किसी भी रूप में ईमानदारी से ही काम करेगा। ये दिन रात, बारिश या सूखे मौसम में भी काम करता है। इसे अपने विरुद्ध काम नहीं करने दे। पैसों के मामले में अगर आप ऐसा करेंगे, तो जीवन में सफलता का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। वर्जीनिया के प्रसिद्ध विलक्षण प्रतिभा के धनी जॉन रेनफोल्ड ने एक बार कांग्रेस में कहा, मिस्टर स्पीकर, मैंने दार्शनिक पत्थर की खोज कर ली है। आप जब वहां जाए तब भुगतान करें। ये कहीं ना कहीं किसी दार्शनिक के पत्थर के करीब है, जहां अभी तक कोई रसायन वैज्ञानिक नहीं गया है। अब आप जो भी करें, अपनी पूरी ताकत से करें। बस इस बात का ख्याल रखें, इस पर काम करें। अगर जरूरी लगे तो जल्दी या फिर थोड़ी देर में, किसी एक मौसम में या उस मौसम के बाद, किसी घंटे की परवाह किए बिना वो काम अभी किया जा सकता है। ये पुरानी कहावत सच्चाई एवं अर्थ से भरी हुई है। कोई भी काम जो करने लायक है, वो अच्छा करने के लायक है। कई लोग अपना व्यवसाय अच्छे से करके अपना भाग्य बना लेते हैं, वही उनके पड़ोसी जिंदगी भर गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वो अपना काम आधा ही करते हैं। किसी काम को करने के लिए उद्देश्य, ऊर्जा, उद्यम, लगातार करने की कोशिश आवश्यक तत्व है, जो किसी व्यवसाय को सफल बनाते हैं। किस्मत भी बहादुर व्यक्ति का ही साथ देती है, और ऐसे लोगों को भी कभी मदद नहीं करती जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर पाते। मिस्टर माइकबर की तरह किसी को टाइम अप कहकर समय बिताने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की जिंदगी में कुछ चीजें बदल जाती है, जैसे गरीब घर या जेल। फालतू बैठे रहने से बुरी आदतें पनपती है, और फिर लोग फटे पुराने कपड़े पहनने लगते हैं। फालतू बिना मकसद के घूमने वाला गरीब एक अमीर व्यक्ति को खर्चीला ही कहेगा। मैंने ये पाया है कि इस दुनिया में हम सब के लिए बहुत पैसा है। अगर उसे बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो हम सब साथ में खुश रहेंगे। लेकिन प्रतिक्रिया थी, अगर हर कोई आपकी तरह हो, तो ये पैसा तो 2 महीने में ही खर्च हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे? फिर उसे बांट देंगे, उसे हमेशा बांटते रहेंगे। मैं हाल ही में एक लंदन पेपर में दरिद्र दार्शनिक के अकाउंटेंट के बारे में पढ़ रहा था, जिसे उसके बोर्डिंग हाउस से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपने बिल का भुगतान नहीं कर पाया था। पर उसके कोट की जेब में पेपर के रोल लटक रहे थे। जांच पड़ताल पर पता चला कि बिना किसी एक पैसे की मदद के वे इंग्लैंड के राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान करेंगे। लोगों को ऐसा करना है क्योंकि क्रॉमवेल ने कहा है, अपने प्रोविडेंस पर विश्वास करें, अपने हिस्से का काम करें, नहीं तो आप सफल नहीं होंगे। एक बार रेगिस्तान में रात बिताने के समय मोहम्मद ने अपने थके हुए अनुयायी के मुख से एक बात सुनी, मैं अपना ऊंट खो सकता हूं, पर पैगंबर पर विश्वास बनाए रखूंगा। पैगंबर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले अपने ऊंट को बांध दो, फिर पैगंबर पर विश्वास रखो। आप अपने लिए जो कर सकते हो वो जरूर करें, और फिर प्रोविडेंस पर, भाग्य पर, या आप उसे जो भी कहते हैं उस पर विश्वास रखें। युवा लोग जब अपनी बिजनेस ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं या इंटर्नशिप कर लेते हैं, तो उसका इस्तेमाल अपने धंधे में करने एवं आगे बढ़ने की बजाय वे झूठ कह देते हैं कि वे कुछ नहीं कर रहे। वे कहते हैं, मैंने धंधा करना सीख लिया है, पर मैं कोई मजदूर नहीं बनूंगा। मेरा व्यवसाय या धंधा सीखने का क्या फायदा अगर मैं स्वयं को ही स्थापित नहीं कर पाया? क्या आपके पास काम शुरू करने के लिए पूंजी है? नहीं, अभी तो नहीं है, पर हो जाएगी। आपको वो पूंजी कैसे मिलेगी? मैं आपको ये बात अकेले में बताऊंगा। मेरी एक अमीर आंटी है और वो जल्द ही मरने वाली है, पर अगर वो नहीं मरी तो मैं एक अमीर बूढ़े व्यक्ति को ढूंढ लूंगा जो मुझे काम शुरू करने के लिए कुछ $1000 दे देंगे। अगर मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे तभी मैं सही से काम कर पाऊंगा। इस बात से ज्यादा बड़ी गलती कुछ हो ही नहीं सकती कि वो युवक उधार के पैसों से धंधे में सफल हो जाएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हर आदमी का अनुभव मिस्टर जॉन जैकब एस्टर की तरह होता है।
जिन्होंने कहा कि उनके लिए पहले कुछ $1000 जमा करना बहुत मुश्किल हो गया था और फिर उन्होंने लाखों डॉलर्स का एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उन पैसों की आपके लिए कोई कीमत ही नहीं है अगर आपने वे अपने अनुभव से ना कमाए हो। किसी लड़के को आप $20,000 दे दीजिए तथा 1 साल और उम्र बढ़ने से पहले वो सारे पैसे गंवा देगा। जैसे लॉटरी में पैसे खर्चा करना और फिर पुरस्कार पाना, उसके लिए तो पैसा आनी जानी जैसा है। उसे उस पैसों की कीमत पता ही नहीं है। जब तक किसी काम को करने की कोशिश ही न की जाए तब तक उस काम की कोई कीमत ही नहीं होती। बिना अपने आप को रोके और एक अर्थव्यवस्था के धैर्य एवं गंभीरता के अगर आपने वो पैसा जो स्वयं न कमाया हो उसे वापस जमा करने में आप सफल नहीं हो पाते। युवा लोगों को अपनी पुश्तैनी संपत्ति पाने का इंतजार करने से अच्छा स्वयं कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की कोई श्रेणी नहीं होती जो अपने घर के अमीर बूढ़ों के मरने के संबंध में सोचते हैं। इस मामले में उनके वारिस उम्मीदवार ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। आज हमारे देश में 10 में से 9 अमीर लोगों ने अपनी जिंदगी गरीब लड़कों की तरह बिताई। वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, उद्यम, निष्ठा, कम खर्चने की आदत और अच्छी आदतों के कारण ये सब जमा कर पाए। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, स्वयं अपने लिए पैसे कमाए और उसमें से बचत भी की। अपनी किस्मत बनाने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। स्टीफन गिरार्ड ने अपनी जिंदगी एक गरीब केबिन बॉय के रूप में शुरू की थी। अब वो प्रतिवर्ष $15 लाख की आय पर टैक्स अदा करते हैं। जॉन जेकब एस्टर एक गरीब किसान थे और अपने पीछे $20 लाख छोड़कर मरे। कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट ने अपनी जिंदगी स्टेटन द्वीप के न्यूयॉर्क तक नाव के खेने से शुरू की थी। अब आज उनके पास $10 लाख के स्टीमर है और वो स्वयं $50 लाख के स्वामी है। अपनी शक्तियों का कभी भी बिखराव ना करे। एक ही तरह के बिजनेस से जुड़े रहे और उसे सफल होने तक पूरी निष्ठा के साथ तब तक करे जब तक आप उसे छोड़ना चाहे। अगर एक कील पर आप लगातार मारते रहेंगे तो एक दिन वो घर की दीवार में टंग ही जाएगी। जब किसी एक व्यक्ति का ध्यान किसी चीज पर लगा हुआ होता है, मूल्य के सुधार में ही रहता है। वही अगर उसके दिमाग में दर्जनों विभिन्न चीजों ने कब्जा कर लिया तो उसका ध्यान अपने मुख्य बिंदु से हट जाएगा। बहुत सारे लोगों की उंगलियों से भाग्य इसी प्रकार फिसलता चला जाता है, क्योंकि वे एक ही समय में बहुत सारे धंधों में एक साथ लग जाते हैं। पुरानी कहावतों में बड़ा दम है। वे चेताती है कि एक बार में सारा लोहा आग में नहीं डालना चाहिए। हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि लोगों की किस्मत कैसे बदल जाती है और अचानक वे गरीब हो जाते हैं। अधिकांश मामलों में समस्या नशाखोरी, यहाँ तक कि गेमिंग एवं अन्य बुरी आदतों से शुरू होती है। अधिकांशतः ये तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति बाहर के किसी कामों में लग जाता है। जब वो अपने सही धंधे में अमीर हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा की उम्मीद होती है, जहां वो कई सैकड़ों कमा सकता है। उसके दोस्त लगातार उसकी चमचागिरी करते हैं, जो उसे हमेशा कहते हैं कि वो बहुत अच्छे भाग्य के साथ पैदा हुआ है। वो जिस भी चीज को छूता है वो सोना बन जाती है। अब अगर वो अपनी आर्थिक आदतों, अपने आचरण को सायरन की आवाज की तरह सुनता रहेगा तो वो अपने बिजनेस पर ध्यान दे पाएगा, जिस कारण उसको इतनी सफलता मिली है। वो कहता है, मैं अपने काम में $20,000 लगाऊंगा, मैं बहुत भाग्यवान हूं और मेरी अच्छी किस्मत से ये पैसा $60,000 में बदल जाएगा। कुछ दिनों बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे $10,000 और लगाने चाहिए, जैसे ही उसे इस बारे में कहा जाता है। पर कुछ मामलों में $20,000 और लगाने की जरूरत ही नहीं होती है जिससे एक समृद्ध फसल आ सके। पर जब तक इस बात का एहसास होता है तब तक पानी का बुलबुला फूट जाता है। उसके पास जितना भी होता है सब चला जाता है और फिर वो पहली बार समझता है कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय में कितना ही सफल क्यों ना हो, वो उस बिजनेस से निकलकर किसी एक ऐसे बिजनेस में जाता है जिसकी उसको समझ भी नहीं है। तब वो सैमसन की तरह हो जाता है, जिसकी ताकत उसके बालों में थी और एक बार जब उसकी ताकत चली गई तो वो अन्य किसी साधारण व्यक्ति की तरह हो जाता है। अगर किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसे थोड़ा थोड़ा हर चीज में निवेश करना चाहिए, जिससे उसे सफलता मिलनी पक्की होती है और इससे मानव समाज का कल्याण भी होता है। पर यही पैसा एक सीमित मात्रा में निवेश करता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अपने भाग्य को मूर्खतापूर्वक खतरे में नहीं डालना चाहिए, जिसका उसे कोई अनुभव भी नहीं है, साथ ही उसने कानूनी तरीके से पैसे कमाए हैं।
कुछ लोगों में अपने व्यवसाय के रहस्य बताने की बहुत बेवकूफ़ाना आदत होती है। अगर उन्होंने कुछ पैसे कमाए हैं तो वे अपने पड़ोसियों को भी बताना चाहेंगे कि उन्होंने ये पैसा कैसे कमाया। इससे कुछ फायदा तो नहीं होता, पर बहुत कुछ खो जाता है। अपने लाभ, अपनी आशाओं के बारे में, अपनी अपेक्षाओं एवं अपने इरादे के बारे में किसी को भी कभी भी ना बताए। यही बात चिट्ठी के लिए भी लागू होती है। गोएथे ने शैतान से कहा, कभी भी कोई चिट्ठी न लिखे या किसी चिट्ठी को फाड़े। व्यवसायिकों को चिट्ठी लिखनी चाहिए, पर उन्हें सावधान होकर लिखना चाहिए। अगर आपको हानि हो रही है तो और सावधान हो जाए और किसी को भी नहीं बताए, वरना आपकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। अपनी ईमानदारी को हमें हमेशा बचा कर रखना चाहिए। ये किसी हीरे या रूबी से भी ज्यादा कीमती होती है। एक वृद्ध कंजूस ने अपने बेटों से कहा, पैसे लाओ मगर ईमानदारी से, पर पैसे लाओ। यह सलाह न केवल बेकार थी, पर यह मूर्खतापूर्ण भी थी। इसके कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको ईमानदारी से पैसा पाने में दिक्कत होती है तो उसे बेईमानी से आसानी से पाया जा सकता है। उस तरीके से लेकर आओ। अरे बेवकूफ, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम बेईमानी से पैसा कमाना है, ये तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारी जेलें ऐसी ही लोगों से भरी हुई है जो इस सलाह को मानते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना बेईमानी को देखे बेईमान नहीं हो सकता। जब इस सिद्धांत की कमी खोज ली जाती है तो उसके लिए सफलता के हर रास्ते बंद हो जाते हैं। जनता भी उन लोगों से दूर रहती है जिनकी ईमानदारी पर शक होता है। अगर कोई व्यक्ति कितना ही सभ्य और अच्छा दिखने वाला और हर परिस्थिति में मिलकर रहने वाला हो, अगर उस पर शक हो जाए कि वो दिखावटी है तो कोई भी उससे बात करना नहीं चाहेगा। सिर्फ वित्तीय ही नहीं बल्कि अन्य मुद्दों पर भी जिंदगी में ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है। चरित्र की असंगत सत्यनिष्ठा अमूल्य है। ये उसके धारक को भीतर से वो शांति एवं खुशी देता है कि जो पैसों से, किसी मकान या कोई जमीन खरीद कर भी नहीं मिलती। एक व्यक्ति जो अपनी सख्त ईमानदारी के लिए जाना जाता है वो गरीब भी हो सकता है, पर उसके पास सभी समुदायों के अपने हल के निवारण का तरीका भी है। अगर उसने ये वादा कर रखा है कि जो पैसे उसने उधार में लिए हैं उन्हें वापस करेगा तो वो उन लोगों को कभी भी निराश नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास ईमानदार होने का कोई मकसद नहीं है तो वो सिर्फ स्वार्थी हो सकता है। इस प्रकार डॉक्टर फ्रैंकलिन की बात कभी झूठी नहीं जाती। ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। अमीर होने का हमेशा यह अर्थ नहीं है कि आप सफल हो। इस दुनिया में कई अमीर गरीब लोग हैं। इसके अलावा कई ईमानदार एवं सच्ची महिला एवं पुरुष हैं जिन्होंने अपने पैसों का कभी आडंबर नहीं किया। जैसे अमीर लोग एक हफ्ते में पैसे उड़ा देते हैं। पहले प्रकार के लोग सही में अमीर एवं खुश रहते हैं। वही अमीर लोग पाप करके कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पैसों के लिए साधारण प्यार सारी समस्याओं की जड़ होता है, पर अगर पैसों का सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये घर में आसानी से मिल सकता है। तो इससे लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि इससे पैसों का मालिक जीवन में खुशियां एवं अपना प्रभाव बढ़ाता है। अगर पैसों का मालिक अपनी जिम्मेदारियां समझता है और मानवता के लिए एक दोस्त की तरह उसका इस्तेमाल करता है तो पैसों की इच्छा करना बहुत ही सार्वभौमिक सत्य है और कोई ये नहीं कह सकता कि ये प्रशंसनीय बात नहीं है। वाणिज्य के अनुसार पैसे मिलना सभ्यता के इतिहास में शामिल है और जहां जहां व्यवसाय फला फूला है वहां कला एवं विज्ञान ने कई सफल परिणाम प्रदान किए हैं। हालांकि सामान्य रूप से हमारी पीढ़ी में पैसे वाले संरक्षक भी होते हैं। वृहत रूप से देखें तो उनके प्रयासों का हमें ऋणी होना चाहिए, जिस कारण हमें कला सीखने, पढ़ाई लिखाई, कॉलेज एवं धार्मिक संस्थानों में उन अमीर लोगों द्वारा काफी मदद मिलती है। पैसा पाने के लिए या उसकी इच्छा न होने के पीछे कोई विवाद नहीं है। जिस प्रकार एक कंजूस जमाखोरी के लिए ही पैसा जमा करता है, उसका इससे बड़ा कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि उनकी मुट्ठी में जो आता हुआ उन्हें दिखता है वे उसे काबू कर लेना चाहते हैं। जिस प्रकार धर्म से कई पाखंडी लोग जुड़े होते हैं, राजनीति से नेता लोग जुड़े होते हैं, उसी प्रकार जमाखोरों में कुछ लोग कंजूस भी होते हैं। ये सब सामान्य नियम है। पर जब हम इस देश में उपद्रवी एवं कंजूस लोग पाते हैं तब हमें अमेरिका जैसे देशों के प्रति कृतज्ञता दिखानी होगी, क्योंकि वहां ज्येष्ठ लोगों के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है
और कभी न कभी ऐसा समय भी आएगा जब ऐसे उपद्रवी लोग अपने आप मानवता के नाते तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए ऐसे स्त्री पुरुषों को मैं अपने अंतःकरण से कहता हूं कि पैसा पूरी ईमानदारी से कमाए, ना कि अन्य किसी तरीके से। शेक्सपियर ने सही कहा था, जो व्यक्ति पैसा, साधन एवं सामग्री तीनों चीजें चाहता है, उन्हें अच्छे दोस्तों के बिना रहना होगा। लंदन में जब लोहा एवं स्टील इंडस्ट्री के मालिक एंड्रयू कॉर्नेट जब बहुत शक्तिशाली थे, तो नेशनल बिजनेस मैगजीन के एक युवा पत्रकार ने उनका साक्षात्कार किया। उस इंटरव्यू के दौरान कार्नेज ने कुछ हल्के से संकेत दिए कि वे अपनी मास्टर पावर का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। वो एक जादुई नियम है जिसमें मनोवैज्ञानिक नियम लागू होते हैं, जिससे बहुत चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। नेपोलियन हिल ने कार्नेस के सुझाव को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उसे अकेले नियम के बल पर उन्होंने अपनी सारी सफलता की नींव रखी, जिसे हम पैसों, शक्ति, स्थान, इज्जत, प्रभाव या नाम, जिस रूप में देखना चाहे उस रूप में देख सकते हैं। कार्नेस के क्या राज थे? नेपोलियन हिल ने उसके बाद उसे एक पुस्तक के रूप में छपवाया और वो सफलता के विषय को लेकर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक बनी। उस पुस्तक के थिंक एंड ग्रो रिच नामक पार्ट में कार्नेस के उस जादुई फॉर्मूले की बात की गई है जो अमीरों से संबंधित है। हालांकि यह आपको अपनी उन इच्छाओं को पूरी करने में मदद करेगा जिसके बारे में आप गंभीर हो। एंड्रयू कार्नेज इतने अस्वस्थ थे कि उन्हें लगता था कि स्कूल में जो भी सिखाया जाता है वो किसी व्यक्ति के लिए किसी मतलब का नहीं है, जिससे वो अपनी आजीविका चला सके या अपने लिए कोई संपत्ति जोड़ सके। उन्हें पूरी तरह से ये लगता था कि अगर ये फॉर्मूला पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में सिखाया जाए तो ये सारे शैक्षणिक सिस्टम में परिवर्तन ला सकता है। दुर्भाग्यवश उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाई, पर हम इन रहस्यों को सफलता के विश्वविद्यालय में शामिल करने में हमेशा गर्व का अनुभव करते हैं। क्या ये आपके लिए काम करेगा? आप ही इसका जवाब दे पाएंगे। ये याद रखें कि आपके दिमाग की कोई सीमा नहीं है, बजाय इसके कि आप इन्हें स्वीकार करें। जब न्यू जर्सी के ईस्ट ऑरेंज में एडविन सी बार्नेस 50 साल पहले एक फ्राइट ट्रेन से उतरे तो वे एक पर्यटक की तरह लग रहे थे, पर उनके विचार एक राजा की तरह थे। वह रेल रोड ट्रैक से होते हुए थॉमस एडिसन के ऑफिस गए, जहां एडिसन काम कर रहे थे। उन्होंने स्वयं को एडिसन के सामने पाया। उन्होंने महसूस किया कि वो एडिसन से एक अवसर की मांग कर रहे थे, जिसमें वो अपनी जिंदगी के किसी एक जुनून को करते हुए देखना चाहते थे, और इस तरह वे स्वयं को उस महान आविष्कारक के सहायक के रूप में देखना चाहते थे। बोर्नेस की ये इच्छा कोई उम्मीद नहीं थी, ये उनकी कोई आशा भी नहीं थी। ये एक उत्सुक इच्छा थी जो सब कुछ पार कर चुकी थी, और ये बात पक्की थी। कुछ सालों के बाद एडविन सी बार्नेस फिर से एडिसन के सामने उसी ऑफिस में आ गए जहां वो पहले उस आविष्कारक से मिल चुके थे। इस बार उनकी इच्छा सच्चाई में बदल गई। अब वे एडिसन के साथ बिजनेस करने लगे थे। उनकी जिंदगी के सबसे बड़े सपने अब मूर्त रूप ले रहे थे। बार्नेस इसलिए सफल हो पाए क्योंकि उनके उद्देश्य केंद्रित थे और उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारे प्रयत्न, सब कुछ उसी उद्देश्य के पीछे वही लगाए थे। रिट्रीट करने का कोई तरीका ही नहीं है। 5 साल बीतने से पहले वे एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे। अन्य लोगों के लिए तो वो एडिसन के बिजनेस व्हील में एक बार मौजूद थे, पर अपने दिलो दिमाग से जिस दिन वे वहां काम करने गए थे उसी समय से वे हर मिनट एडिसन के पार्टनर थे। ये एक तरफ केंद्रित इच्छा की बहुत ही सुंदर परिकल्पना थी। बार्नेस इसलिए भी उद्देश्य में सफल हो गए क्योंकि वे किसी अन्य चीज से ज्यादा एडिसन के बिजनेस सहायक बनना चाहते थे। उन्होंने एक प्लान तैयार किया जिससे वे अपने उद्देश्य को पाने में सफल हो पाए। उन्होंने इस चीज के लिए सारी दूरियां तय की। वे अपने उद्देश्य पर तब तक काबिज रहे जब तक वो उनकी जिंदगी का जुनून ना बन गया, और अंततः वो सच्चाई बन गई। जब वो ईस्ट ऑरेंज गए तो उन्होंने अपने आप से ये नहीं कहा कि मैं एडिसन को मुझे किसी प्रकार का काम देने के लिए मनाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं एडिसन से मिलूंगा और उनके ध्यान में ये बात डालूंगा कि मैं यहाँ उनके साथ बिजनेस करने आया हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं अगर एडिसन के संगठन में जो कुछ चाहता हूँ वो पाने में असफल रहा तो मैं अन्य किसी अवसर के लिए भी अपनी आंखें खुली रखूंगा। उन्होंने कहा, इस दुनिया में एक चीज है जिसे करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ,
और वो है कि मैं थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करूंगा। मैं अपने पीछे की सारी बाधाओं को पार करूंगा और अपने भविष्य को अपनी क्षमताओं का सहारा देकर जो पाना चाहता हूं वो पाऊंगा। उन्होंने स्वयं को रिट्रीट का कोई अवसर ही नहीं दिया। उन्हें या तो जीतना था या नष्ट हो जाना था। ये समग्र रूप से बार्नेस की सफलता की कहानी है। बहुत साल पहले एक योद्धा को एक ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा जिसके तहत उन्हें एक निर्णय लेना जरूरी हो गया था, जिससे युद्ध क्षेत्र में उनकी सफलता निश्चित थी। वो उस शक्तिशाली दुश्मन के विरुद्ध अपनी सेना भेजने ही वाला था और उसके लोग संख्या में अधिक थे। उसने अपने सैनिकों को नाव पर चढ़ाया और दुश्मन देश की ओर भेज दिया और फिर वहां सैनिकों एवं उनके शस्त्रों को नीचे उतारा। साथ में उसने यह आदेश भी दिया कि वो अपनी उन नावों में आग लगा दे जिसमें चढ़कर वे वहां पहुंचे थे। पहले युद्ध में जाने से पूर्व उन्होंने अपने लोगों को कहा, आप उन नावों को देख रहे हैं जिसमें आग लग गई है। इसका अर्थ ये है कि हम जिंदा रहकर इन किनारों को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक हम जीत न जाए। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो जीते या नष्ट हो जाए। और वे जीत गए। कोई भी व्यक्ति जो किसी अंडरटेकिंग में जीत जाए उसे अपने जहाजों को जला देना चाहिए और रिट्रीट के सारे रास्ते बंद कर देने चाहिए। ऐसा करके वो अपने दिमाग को स्थिर कर जीतने के लिए एकाग्रचित्त हो पाएगा, जो सफलता के लिए जरूरी भी है। शिकागो फायर के बाद की अगली सुबह कुछ व्यवसायी स्टेट स्ट्रीट में खड़े हो गए और उस आग के बाद बची कुची चीजों से धुआं निकलते हुए देखने लगे जो कल तक उनके स्टोर हुआ करते थे। वे आपस में कॉन्फ्रेंस कर ये निर्णय ले रहे थे कि वे फिर से स्टोर बनाए या शिकागो छोड़ दे और नए देश में एक नया भाग बनाए। वे सब शिकागो छोड़ने की बात के अलावा हर बात पर एकमत निर्णय ले चुके थे। एक व्यवसायी जिसने वहीं रहकर फिर से पुनर्निर्माण की बात की, उनके बचे कुचे दुकानों के हिस्सों को लेकर एक प्रश्न उठाया। सज्जनों, इसी जगह पर मैं दुनिया के सबसे बड़े स्टोर का निर्माण करूंगा, चाहे उसे कितनी ही बार जलाया क्यों ना जाए। ये बात 1 शताब्दी पुरानी है। वो स्टोर बना, वो आज भी वहां पर एक स्मारक के रूप में खड़ा है, जो दिमागी शक्ति का प्रतीक है और उसे प्रज्वलित इच्छाओं के नाम से जाना जाता है। मार्शल फील्ड के लिए वो सबसे आसान काम होता जो उनके साथियों ने किया। जिस समय रास्ते कठिन थे और भविष्य भी धुंधला दिख रहा था, वे आगे उस रास्ते की ओर बढ़ गए जहां जाने में आसानी दिख रही थी। मार्शल फील्ड एवं अन्य व्यावसायिकों के बीच के इस अंतर को अच्छी तरीके से चिन्हित करें, क्योंकि ये वही अंतर है जो व्यवहारिक रूप उन सभी लोगों से अलग है जो असफल हो जाते हैं। हर इंसान जो पैसों के उद्देश्य की चाह रखता है वो उस समझ की उम्र तक पहुंच जाता है। सिर्फ सोचने से अमीर नहीं बन जाते, पर एक उद्देश्य के साथ उसमें लगकर उसे अपना जुनून बना लेना, फिर उसके लिए एक निश्चित योजना बनाना और फिर उसे पाना और फिर लगातार उन उद्देश्यों के पीछे लगकर उन्हें सहारा देना, जिस कारण वो कभी असफलता का मुंह न देख पाए, उन्हें अमीर बना देता है। जिन तरीकों से अमीर बनने की इच्छा को वित्तीय रूप में परिणित किया जा सकता है, उसके 6 निश्चित व व्यवहारिक तरीके हैं। जितने पैसों की आप इच्छा कर रहे हैं, अपने दिमाग में उतना पैसा फिक्स कर लीजिए। ऐसा कभी भी ना कहे इतना पैसा पूरा नहीं पड़ रहा, बल्कि कहे मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। अपनी राशि को निश्चित करें। ये भी सुनिश्चित कर लीजिए कि जितने पैसे आपको चाहिए उसके बदले आप क्या देने को तैयार है। तीसरा, अपने लिए वो तरीका भी सुनिश्चित कर ले जिससे आपको वो आपकी मनचाही राशि मिल जाए। नंबर 4, अपनी इच्छाओं के लिए एक नियत प्लान बनाएं और एक बार जब शुरू हो जाए तो फिर बाद में आप तैयार हो या ना हो, इस प्लान को करने में लग जाए। किसी जगह पर साफ तरीके से एक पुष्ट स्टेटमेंट तैयार कीजिए कि आपको कितने पैसे चाहिए। उसे पाने की समय सीमा लिखे। उन पैसों के बदले आप क्या देंगे वो लिखे और साफ तरीके से अपना प्लान लिखे जिसके जरिए आप पैसा जमा करना चाहते हैं। 6, अपने लिखित स्टेटमेंट को जोर से 2 बार पढ़े, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार सोने से ठीक पहले। आप जब जब उसे देखेंगे और पढ़ेंगे तो हर बार आपको विश्वास होता रहेगा कि आप पैसा कमाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये जरूरी है कि आप इन 6 निर्देशों का पालन करते रहेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है कि आप उन निर्देशों को देखें और खासकर छठे निर्देश का अवश्य पालन करें।
आप ये शिकायत कर सकते हैं कि पैसों को वास्तव में अपने पास देखना असंभव है। फिर एक प्रज्वलित इच्छा आपकी मदद के लिए सामने आएगी। आपको पैसों की जितनी जरूरत है वो आपके जुनून से पता चलती है। आपको स्वयं को ये बताने में, समझाने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि आप इसे पा सकते हैं। आपका उद्देश्य पैसा पाना है और उसे पाने के लिए लगन लगाकर काम करते हुए आपको स्वयं को ये समझाना होगा कि आप उसे पा जाएंगे। चलिए अब जानते हैं 10 करोड़ डॉलर के बराबर के नियम। गैर अनुभवी लोग जहां मानव मस्तिष्क में कामकाजी सिद्धांतों के बारे में कुछ नहीं जानते, ये निर्देश बहुत ही अव्यवहारिक हो सकता है। वो उन लोगों के लिए सहायक हो सकता है जो उन 6 नियमों की मजबूती को समझ नहीं पाए, और जो जानकारी वे लेना चाहते हैं वो एंड्रू कार्नेट से लेना चाहते हैं, जिन्होंने स्टील मिल में एक साधारण मजदूर की तरह काम किया और इतनी विनम्र शुरुआत के बाद अपने सिद्धांतों के जरिए करीब $100 मिलियन के मुनाफे का साम्राज्य स्थापित किया। इस बात से और मदद मिल सकती है कि इन 6 नियमों के जरिए जो थॉमस ए एडिसन ने बनाए थे और जिनकी उन्होंने स्वयं स्वीकृति दी थी, न सिर्फ पैसा बनाने के महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि किसी उद्देश्य को पाने के लिए भी आवश्यक है। इस काम को करने के लिए किसी खास मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। वे किसी त्याग के लिए भी नहीं कहते। वे एकदम भी नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति इसके लिए हास्यास्पद या भरोसेमंद बने। इसको लागू करने के लिए किसी खास शिक्षा की भी जरूरत नहीं होती, पर इन 6 नियमों के इस एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक अच्छी कल्पना की जरूरत होती है, जिससे कोई ये देखकर समझ सके कि पैसा जमा करने के लिए किसी प्रकार का कोई तरीका, अच्छी किस्मत या भाग्य काम आ जाए। एक बात सबको समझ जानी चाहिए कि जिन भी लोगों ने बड़े बड़े व्यवसाय स्थापित किए हैं, उन्होंने कभी न कभी पहले कुछ सपने देखे होंगे, उनकी कुछ आशाएं जरूर होंगी, कुछ चाहत होंगी और कुछ प्लान करने से पहले पैसे जमा भी किए होंगे। आप भी यही सारी बातें यहां जान सकते हैं। आप तब तक बहुत ज्यादा धनवान नहीं हो सकते जब तक आप खुद के लिए काम नहीं करेंगे और आपके अंदर पैसों की भूख नहीं होगी। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। हम सब लोग जो अमीर बनने की रेस में भाग रहे हैं, उन्हें यह जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि इस बदलती दुनिया में जहां हम रह रहे हैं, वहां नए विचारों की, काम को नए ढंग से करने की, नए नेताओं की, नए आविष्कारों, पढ़ाई कराने के नए ढंग की, मार्केटिंग के नए ढंग की, नए किताबों की, नए साहित्य की, टेलीविजन के लिए नए फीचर की, फिल्मों के लिए नए आइडिया की जरूरत होती है। इन नए एवं बेहतर चीजों की मांग के पीछे एक ऐसी गुण की जरूरत होती है जिसे हर किसी को जीतने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपके उद्देश्य की निश्चितता भी पूरी होगी और आप जिस चीज का ज्ञान पाना चाहते हैं उसके लिए सीखने की एक चाह हमेशा मन में बनी रहनी चाहिए। जो लोग भी धन संपदा जमा करना चाहे, उन्हें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इस दुनिया के असली नेता वे लोग रहे हैं जिन्होंने असंभव को संभव बनाने की कोशिश की है, अदृश्य एवं अजनबे अवसरों को करके दिखाया है और उन शक्तियों को गगनचुंबी इमारतों, शहरों, फैक्ट्रियों, हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल और ऐसी हर सुविधाजनक चीजों में परिणत करने की कोशिश की है जिससे जिंदगी और सुविधाजनक बने। अमीर बनने की अपनी योजना में कोई भी आपके सपनों को प्रभावित नहीं करेगा। इस बदलती हुई दुनिया में बड़ा करने के लिए आपको पहले के महान प्रणेता से प्रेरणा लेनी होगी, जिनके सपनों ने सभ्यता के वो सारे मूल्य दिए, वो आज हमारे देश के जीवन के रूप में कार्य कर रही है। और आप एवं मैं इन अवसरों के जरिए अपनी प्रतिभा को विकसित एवं उसकी मार्केटिंग कर पाए। जो काम आप करना चाहते हैं वो सही है और आपको उस पर विश्वास है, तो आगे बढ़िए और करें। अपने सपनों को आगे करें और ये नहीं देखें कि कभी असफलता मिलने पर वे लोग क्या कहेंगे। हो सकता है उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि हर असफलता अपने साथ सफलता के बीज भी बोती है। राइट ब्रदर्स ने एक ऐसी मशीन का सपना देखा था जो हवा में उड़ सके। अब दुनिया में हर कोई ये सबूत देख सकता है कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह ये सपना देखा होगा। मार्कोनी ने ईथर की शक्तियों का उपयोग करने की प्रणाली का एक सपना देखा था। इस बात के भी सबूत है कि उनका ये सपना बेकार नहीं गया और आज वो पूरी दुनिया में रेडियो एवं टीवी के रूप में मौजूद है।
आप ये जानकर अचंभित होंगे जब मार्कोनी ने इस बात की घोषणा की कि उन्होंने उस सिद्धांत का आविष्कार कर लिया है जिससे वो बिना हवा के तारों की मदद से अन्य भौतिक साधनों की सहायता के बिना संप्रेषण के किसी भी सीधे तरीके से संदेश भेज सकते हैं। इस पर मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें पकड़कर उनकी एक मनोवैज्ञानिक अस्पताल में जांच भी कराई थी। आज के स्वप्न दृष्टा बहुत कुछ सोच सकते हैं। ये दुनिया आज बहुत सारे अवसरों से भरी हुई है जो अतीत में सपने देखने वालों के पास नहीं थे। किसी काम के होने एवं उसे करने की ज्वलंत इच्छा वो शुरुआत बिंदु है जहां से सपने देखना बंद कर देना चाहिए। सपने कभी भी उदासीनता, महत्वाकांक्षी की कमी या आलस्य से पूरे नहीं होते। हमेशा ये याद रखें कि जिंदगी में जो लोग भी सफल हुए हैं उनकी भी एक बुरी शुरुआत रही है और वे यहाँ तक पहुंचने से पहले दिल तोड़ देने वाले संघर्षों से होकर गुजरे हैं। जो लोग सफल हो जाते हैं उन व्यक्तियों की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वे किसी मुसीबत से होकर गुजरते हैं जिस कारण उनका स्वयं से परिचय होता है। अंग्रेजी की सर्वश्रेष्ठ किताबों में एक पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बनियन ने लिखी है। जब वे जेल में थे और उन्हें धर्म के मुद्दे पर अपनी राय रखने के कारण सजा मिली थी, ओ हेनरी ने उस प्रतिभा की खोज की जो उनके दिमाग में सोई हुई थी और जिससे वे तब दुर्घटनावश मिले थे जब वे ओहियो के कोलंबस में जेल की सेल में बंद थे। दुर्भाग्य से अपने एक अन्य स्वरूप से उन्हें परिचित होने का मौका मिला और वे अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए मजबूर हो गए, जिस कारण एक बहिष्कृत दुखी अपराधी की बजाय वे स्वयं को एक महान लेखक के रूप में खोज पाए। चार्ल्स डिकेंस ने अपने जीवन की शुरुआत काले पॉट्स में लेबल चिपका कर की। अपने पहले प्यार से छूटने का गम उनकी आत्मा को झकझोर गया और फलतः वे दुनिया के सबसे बड़े लेखक के रूप में पहचाने जाने लगे। उस ट्रेजेडी के पहले परिणाम स्वरूप उन्होंने डेविड कॉपरफील्ड लिखी। फिर उसके बाद उन्होंने अन्य कई किताबें लिखी और वे दुनिया को पढ़ने के लिए बेहतर साहित्य दे पाए। हेलन केलर अपने जन्म के थोड़ी देर बाद ही गूंगी, बहरी एवं नेत्रहीन हो गई थी। अपने इस दुर्भाग्य के बावजूद उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपने नाम की एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी पूरी जिंदगी एक साक्ष्य के रूप में है कि कोई भी व्यक्ति तब तक हार नहीं सकता जब तक वो इस हार को एक स्वीकार न कर ले। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ व्यक्ति थे। वे गरीबी से अभिशप्त थे और वे एक शराबी होने के लिए बड़े हुए। ये दुनिया के उनके रहने के लिए बेहतर होती गई क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं को विचारों का सुंदर अमली जामा पहनाया और अपनी जिंदगी में रखे कांटों की जगह सुंदर गुलाब के फूल उगाए। बीथोवन बहरे थे, मिल्टन नेत्रहीन थे और उनके नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गए क्योंकि उन्होंने जो भी सपने देखे उन सपनों को उन्होंने असलियत में अपने काम एवं विचारों के जरिए तब्दील किए। किसी चीज की कामना करना और उसे पाने के लिए तैयार रहना एक अलग बात है। कोई भी किसी काम के लिए तुरंत तैयार नहीं हो जाता जब तक उसे विश्वास न हो कि वो उसे प्राप्त नहीं कर लेता। हमारे दिमाग में विश्वास का होना जरूरी है, सिर्फ उसके लिए उम्मीद पालना एवं लालसा रखने से काम नहीं चलता। किसी भी विचार के लिए स्वतंत्र दिमाग का होना भी जरूरी है। बंद दिमाग वाले विश्वास, उत्साह या किन्हीं भी मान्यताओं से प्रेरित नहीं होते। ये याद रखें कि जिंदगी में दुख एवं गरीबी को मान लेने की आवश्यकता के अलावा ऊंचे लक्ष्य रखने, समृद्धि एवं बहुतायत की मांग करने के लिए किसी अन्य प्रयास की आवश्यकता नहीं है। एक महान कवि ने अपनी कविता के जरिए इस सार्वभौमिक सत्य को सही से बताने की कोशिश की है। मैंने जिंदगी के साथ एक सिक्के का समझौता किया। जिंदगी ने मुझे ज्यादा नहीं दिया। जब मैंने अपनी छोटी सी दुकान में गिनती की, मैंने शाम को जिंदगी से कुछ मांगा। जिंदगी एक मालिक की तरह है, वो मांगने पर ही देती है। पर जब एक बार आपने अपनी मजदूरी तय कर ली तो आप काम क्या करोगे? मैंने एक सेवक के लिए भी काम किया, सिर्फ सीखने के लिए, पर निराशा ही हाथ लगी। मैंने जिंदगी से जो भी मजदूरी मांगी, जीवन ने मनचाहा भुगतान किया होता। एक क्लाइमैक्स के रूप में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाना चाहता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ। मैं उसे पैदा होने के थोड़ी देर के बाद ही मिला था। वो इस दुनिया में बिना कान के आया था और डॉक्टर से इस संबंध में अपने विचार देने को कहा गया तो उन्होंने स्वीकारा कि वो बच्चा जिंदगी भर के लिए बहरा एवं गूंगा होगा। मैंने डॉक्टर के इस विचार को चैलेंज किया।
मुझे ऐसा करने का पूरा अधिकार था, क्योंकि मैं उस बच्चे का बाप हूँ। मैं भी एक निष्कर्ष पर पहुंचा और अपने विचार सामने रखे, पर मैंने बहुत धीमे से अपनी ये बातें छुप कर अपने दिल में ही रखी। मेरे दिमाग में ये बात पक्की थी कि मेरा बेटा सुन एवं बोल दोनों पाएगा, पर कैसे? मुझे पक्का पता था कि इसका एक तरीका होगा और मुझे पता था कि मैं वो तरीका पा ही लूंगा। मुझे इमर्सन के वे बोल याद आ गए, इन सारी चीजों से जीवन में विश्वास तो आता ही है, हमें सिर्फ उन नियमों का पालन करना होता है। इससे हम सबको एक सबक भी मिलता है और धीरे धीरे सीखने को भी मिलता है। फिर हम धीरे धीरे सही शब्द सुनने लगते हैं। सही शब्द इच्छा, किसी अन्य चीज की अपेक्षा। मैंने यही चाहा कि मेरा बेटा जिंदगी भर के लिए गूंगा बहरा न रहे। इस इच्छा पूर्ति के लिए मैंने कभी भी कोई कमी नहीं की, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, ये बात मुझे किसी एक जरिए से अपने बच्चे के दिमाग में भी डालनी थी कि वो भी अपनी इच्छाओं को किसी भी तरह जागृत करे, जिससे किसी एक तरीके से उसके दिमाग में ध्वनि की लहर बिना कानों के पहुंचे। जैसे ही मेरा बेटा मेरे साथ कोऑपरेट करने लगेगा, मैं उसके दिमाग में उन इच्छाओं को डालने लगूंगा, जिससे प्रकृति अपने ही तरह से उसे एक सच्चाई के रूप में परिणित करेगी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, पर मैंने इन्हें किसी से नहीं कहा। हर दिन मैंने अपनी वादे को और ठीक किया और खुद के लिए ये बात सुनिश्चित कर ली कि मेरा बेटा कभी भी गूंगा बहरा बनकर नहीं रहेगा। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया और अपने आसपास की चीजों को पहचानने लगा, तो हमने ये गौर किया कि वो थोड़ा थोड़ा सुन सकता है। जिस समय वो उस उम्र में पहुंचा जब बच्चे बोलने लगते हैं और उसने बोलने की कोई कोशिश नहीं की और वो अपने एक्शन से वे सारी बातें बताने लगा जिसे वो कभी कभार हल्का फुल्का सुन पाता था। मैं सिर्फ यही जानना चाहता था। मैं इस बात से सुनिश्चित हो चुका था कि अगर वो थोड़ा भी सुन सकता है तो वो इससे भी ज्यादा सुनने की क्षमता रख सकता है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी आशाएं और बढ़ गई। ये एक अप्रत्याशित स्रोत से आया था। हमने एक फोनोग्राफ खरीदा। जब हमारे बच्चे ने उससे पहली बार संगीत सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और उस मशीन को तुरंत अपना लिया गया। एक खास मौके पर तो उसने फोनोग्राफ के सामने खड़े होकर अपने दांतों से उसके ढक्कन का किनारा दबाकर एक रिकॉर्ड को बार बार 2 घंटे तक बजाया। उसकी ये खुद से तैयार की गई हरकत हमें कई दिनों तक समझ नहीं आई। फिर जब कई सालों बाद हमने एक बात जो उससे पहले कभी नहीं सुनी थी, वो है ध्वनि के बोन कंडक्शन का सिद्धांत। उसके ठीक बाद उसने फोनोग्राफ को अपना लिया। मैंने ये पाया कि जब मैं अपने होठों के सहारे उसकी खोपड़ी के नीचे की मास्टोइड हड्डी को छू रहा था तो तब वो मुझे पहले से काफी अच्छे से सुन पा रहा था। जब मैं सुनिश्चित हो गया कि वो मेरी आवाज को साधारण तरीके से भी सुन सकता है तो मैंने तुरंत ही उसके दिमाग का ध्यान बोलने एवं सुनने पर लगाना शुरू किया। मैंने फिर जल्दी ही ये पाया कि उसे रात में सोते समय कहानियां सुनने में मजा आने लगा, तो मैं उसके लिए ऐसी कहानियां तैयार करने लग गया जिससे स्वयं पर विश्वास, काल्पनिकता और सामान्य होने की एवं सुनने के प्रति इच्छा बढ़े। इसके लिए खास कहानी थी जिसे मैंने हर बार सुनाते समय एक नए अंदाज में पेश किया। ऐसा करके उसके दिमाग में यह विचार डालना था कि उसकी पीड़ा कोई भार नहीं है बल्कि एक बहुमूल्य संपत्ति है। इस दर्शन के बावजूद मैंने ये स्पष्ट रूप से देखा कि हर दुख अपने साथ उतना ही लाभ के बीज भी लाता है। मुझे ये स्वीकारना होगा कि किस तरह एक समय का दुख हमेशा के लिए एक संपत्ति बन गया। मैंने जब अपने अनुभव का विश्लेषण किया तो मैंने देखा कि मेरा बेटा मुझ में पनपे विश्वास से आश्चर्यजनक परिणाम के साथ बहुत कुछ कर रहा था। मैंने जो भी उससे कहा उसने कभी उस बारे में प्रश्न नहीं किया। मैंने उसे ये बात घोट कर पिला दी थी कि वो अपने बड़े भाई से कई मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये लाभ बहुत तरह से सामने दिखाई देता है। जैसे स्कूल में शिक्षक ये देखते थे कि उसके कान नहीं हैं और इस कारण उसका स्कूल में विशेष ध्यान रखा जाता है और उसके साथ बहुत नरमी बरती जाती है। उन्होंने हमेशा ही यही किया। मैंने उसके दिमाग में ये बात भी भर दी कि जब वो अखबार बेचने के लायक बड़ा हो जाएगा तो अपने भाई के मुकाबले उसे कहीं ज़्यादा फायदे होंगे, क्योंकि लोग उसे उसके सामान के लिए ज़्यादा पैसे देंगे, क्योंकि वो देख पाएंगे कि कान नहीं होने के बावजूद ये एक तेज मेहनती लड़का है।
जब वो 7 साल का था तब उसने इस बात के सबूत देने शुरू किए कि उसके दिमाग की जो भी प्रोग्रामिंग की गई थी वो अपना असर दिखाने लगी है। कई महीनों तक उसने अखबार बेचने की इच्छा रखी, पर उसकी माँ ने उसके प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी नहीं दी। धीरे धीरे उसने चीजें अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी। एक दोपहर जब वो अपने घर में नौकरों के साथ था, वो रसोई घर की खिड़की की तरफ से चढ़ा और बाहर मैदान पर आ गया और अपने आप सेट हो गया। उसने पास के एक मोची से 6 सेट सुधार लिए और पेपर में लगा दिए। फिर उन्हें बेचा, उसका पुनः निवेश किया और शाम तक ये काम करता रहा। अपने खाते को मिलाने के बाद और अपने उस बैंकर से उधार लिए हुए 6 सेट्स को वापस करने के बाद उसे 42 सेंट्स का कुल फायदा हुआ। जब हम रात में घर वापस आए तो हमने उसे बिस्तर में गहरी नींद में सोया पाया और उसने अपनी उस मुट्ठी को उन सेंट्स से भरकर भींचा हुआ था। उसकी माँ ने उसका हाथ खोला और उस पर से वे सिक्के हटाए और जोर जोर से वो रोने लगी। अपने बेटे की उस जिद पर उनका ये रोना बहुत अच्छा नहीं लगा। मेरा रिएक्शन एकदम उल्टा था। मैं खूब जोर जोर से हंसा क्योंकि मुझे पता था कि उसके दिमाग में आत्मविश्वास की बात घर करने का मेरा प्रयास सफल रहा। उसकी माँ ने उसके पहले बिजनेस काम में ये देखा कि कैसे एक छोटा सा बहरा बच्चा सड़कों पर जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना पैसा कमा रहा है। मैंने एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, स्वयं पर विश्वास करने वाला एक छोटा व्यवसायी देखा जिसका अपने ऊपर विश्वास 100% बढ़ चुका था क्योंकि वो इस बिजनेस में अपने प्रयासों के जरिए गया था और उसकी जीत हुई थी। उसके लेन देन से मुझे प्रसन्नता हुई क्योंकि मुझे ये पता था कि उसने कुशलता के सबूत दे दिए थे जो उसके साथ ताउम्र चलते रहेंगे। वो छोटा न सुनने वाला बच्चा अब अपने सारे ग्रेड को पास करते हुए हाई स्कूल और फिर कॉलेज टीचरों को न सुनने के बावजूद पार करता रहा। पर कभी कभी उसके शिक्षकों को बहुत पास से जाकर जोर से चिल्लाना होता था। वो कभी भी बाहरों के स्कूल में नहीं गया था। हमने उसे कभी भी साइन लैंग्वेज सीखने नहीं दी। हमने ये सुनिश्चित कर रखा था कि हम लोग एक सामान्य जिंदगी जिएंगे और सामान्य बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे, और हम अपने इस निर्णय पर जुड़े रहे। हालांकि स्कूल के अधिकारियों के साथ हम इस कारण बहुत बार गर्म बहसबाजी का हिस्सा भी बने। जब वो हाई स्कूल में था तो उसने एक इलेक्ट्रिकल हियरिंग एड की भी मदद ली, पर उसका कोई मूल्य नहीं था। कॉलेज में अपने अंतिम सप्ताह के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर रह गया। पता नहीं किस तरह एक और इलेक्ट्रिकल हियरिंग डिवाइस उसके हाथ लगा जो उस पर ट्रायल करने के लिए आया हुआ था। पहले वाले उपकरण की असफलता से मायूस होकर वो बहुत धीमे ही पर उसे टेस्ट कर रहा था। अंततः उसने वो उपकरण उठाया और किसी तरह अपने सिर पर रख दिया। उसकी बैटरी लगाई और यूं हुआ कि ऐसा लगा कि कोई जादू हो गया और सामान्य तरीके से सुनने की इच्छा इस जिंदगी में संभव हो सकी। अपनी जिंदगी में तभी उसने पहली बार वैसी ही आवाज सुनी जैसे कोई सामान्य सुनने वाला सुन सकता है। अपनी हियरिंग एड से उसने अपनी पूरी दुनिया बदलती देख वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। वो टेलीफोन के पास दौड़ कर आया और अपनी माँ को फोन किया और उनकी आवाज साफ से सुनी। उसके अगले दिन क्लास में प्रोफेसरों की आवाज़ें जिंदगी में पहली बार सुनी। अपनी जिंदगी में पहली बार वो अन्य लोगों के साथ बिना कोई चीख चिल्लाहट के खुलकर बात कर पाया। अब सच में वो इस बदली हुई दुनिया के कब्जे में आ गया था। इच्छाओं ने फल देने शुरू कर दिए थे, पर जिद अभी पूरी नहीं हुई थी। मेरे बेटे को अपनी इस अपंगता को दूर कर आम लोगों के साथ बराबरी का दर्जा दे हमेशा के लिए एक निश्चित एवं प्रैक्टिकल रास्ता तलाश करना था।